हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। बाकी देखिए बोर्ड एग्जाम तो आने वाला है, टेंशन रहती ही रहती है। लेकिन देखिए बोर्ड एग्जाम को आसान बनाने के लिए आज हम केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और देखिए ये जो क्वेश्चन दिए हैं, और देखिए ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद भी करेंगे। ठीक है, आज चलिए देखते हैं आसान से शब्दों में केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर गुरुकुल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। और देखिए यहाँ पे हमारे इस यूट्यूब चैनल पर 6 से लेकर के 12 तक की सभी विषयों की जो क्लासें हैं फ्री में दी जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए ये हमारे एडिटर साहब हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप ध्यान से। ऐसा लग रहा है फौज में जाने वाले हैं। बाकी इनको छोड़िए, क्वेश्चन पर आते हैं। बोर्ड एग्जाम देना है क्योंकि आप लोगों को। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए Fe2 होगा। ठीक है, Fe2O3 प्लस 2L। अब एरो का चिन्ह है Al2, यहाँ स्मॉल में होना चाहिए Al, तो Al2O3 प्लस Fe। कह रहा है कि जो दी गई अभिक्रिया है किस प्रकार की अभिक्रिया। और देखिए ये देख सकते हैं कितने बार पूछा गया, 19 में आया, 22 में आया और 23 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या था, ये हमारा Fe2O3 था। ठीक है, इसके बाद एल्यूमिनियम से जब इसकी अभिक्रिया करा गई तो एल्यूमिनियम ने क्या किया, Fe को विस्थापित करके बाहर कर दिया। बनाया क्या यहाँ पे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए जो अभिक्रियाएं हैं वो 4 प्रकार से पड़े हैं। देखिए पहली होती है देखिए संयोजन अभिक्रिया। कौन सी, संयोजन है। फिर है देखिए वियोजन है। ठीक है, विस्थापन है। इसके बाद बात किया जाए देखिए द्विविस्थापन। द्विविस्थापन, ठीक है। ये 4 प्रकार से जो अभिक्रियाएं हैं इनको जानना बहुत जरूरी है। संयोजन का मतलब क्या होता है कि देखिए जैसे A और B, दो यहाँ पे तत्व या यौगिक है। अब ये दोनों मिल करके जब केवल और केवल एक उत्पाद का निर्माण करेंगे तो वहां पे कैसी अभिक्रिया होगी, संयोजन अभिक्रिया होगी। वियोजन की बात किया जाए तो यहाँ पे जैसे हम ले लेते हैं देखिए A और B, कोई यौगिक है या फिर पदार्थ है, जब ये टूट करके दो अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वियोजन का मतलब ही यही होता है, अलग अलग होना। इसी को वियोजन या फिर इसी को हम कह सकते हैं अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन या अपघटन का मतलब होता है कि जब कोई पदार्थ या यौगिक अपने छोटे छोटे अणुओं परमाणुओं में टूट करके क्या होता है, बढ़ जाता है, तो वही होता है हमारा वियोजन। अब इसके बाद किया जाए विस्थापन। विस्थापन में क्या होता है, जैसे देखिए A है, CD है। अब यहाँ पे देखिए A क्या हमारा तत्व और CD को यौगिक होगा। अब A क्या करेगा, जैसे यहाँ पे CD को A क्या करेगा, C को बाहर करेगा, A और D एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, जब ये सूत्र का निर्माण कर लेंगे तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। परिभाषा इसकी बाकी होती है कि देखिए जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। और देखिए वो अभिक्रिया कैसी होती है, विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए फिर है हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात किया जाए तो द्विविस्थापन में क्या, जैसे देखिए यहाँ पे एक यौगिक AB लिया, इसके बाद CD लिया। ठीक है, अब देखिए A और A जो है C की जगह जाएगा, C जब A की जगह आएगा तो इससे बनने वाला जो नए पदार्थ या यौगिक होंगे वो क्या बनेगा, देखिए A जाएगा C की जगह तो AD प्लस C आएगा A की जगह तो ये बनाएगा CB। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन। कहने का मतलब समान आयन वाले जो तत्व होते हैं जब एक दूसरे को विस्थापित करके जब नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि एल्यूमिनियम ने Fe को बाहर कर दिया है तो Al2O3 प्लस Fe बनाया है। इसका मतलब यहाँ देख सकते हैं कि कैसी अभिक्रिया है, कैसी अभिक्रिया बनेगी, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्योंकि संयोजन मतलब क्या होता है, जब जुड़ करके केवल एक उत्पाद बनेगा तब वो संयोजन अभिक्रिया होती है। द्विविस्थापन की बात किया जाए, अभी देखिए बताया ही गया। वियोजन की बात किया जाए जो
टूट करके अलग अलग भागों में बंट जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, वियोजन अपक्रिया। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा हमारा विस्थापन अपक्रिया, ठीक है, ये हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखिए कह रहा अपक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय अर्थात अदला बदली से नए यौगिक बनते हैं कहलाती है। 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी देखिए बताए थे ना कि जब दो समान आयन वाले तत्व क्या करते हैं, एक दूसरे का स्थान बदल करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो जैसे ही बताया था कि AB प्लस CD दो यौगिक हैं। अब A क्या होगा, C की जगह जाएगा, C A की जगह आएगा, तो बने क्या AD प्लस CB। तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऐसी अपक्रिया को द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सॉरी C होगा, यहाँ B होगा। वो थोड़ा एडिटर साहब मौज मस्ती में हो जाते हैं इसलिए गलत कर दिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा देखिए C ऑप्शन है, द्विविस्थापन अपक्रिया हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, कह रहा है कि कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना उदाहरण है, कह रहा संयोजन अपक्रिया का, विस्थापन अपक्रिया का, या फिर द्विविस्थापन का, या फिर वियोजन का। देखिए कह रहा कार्बन को वायु में, अर्थात देखिए कार्बन को यदि वायु मतलब ऑक्सीजन चाहिए, जैसे कार्बन कोयले का रूप होता है, तो कोयले को यदि ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकल जाती है। तो यहाँ पे देखिए कैसी अपक्रिया है, देखिए बाएं तरफ एरो के चिन्ह के बाएं तरफ देखिए दो तत्व थे, दोनों मिल करके केवल और केवल एक उत्पाद बनाया है ना, इसका मतलब कैसी अपक्रिया हो जाएगी, यहाँ पे संयोजन अपक्रिया। इसका A नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, पहला सही हो जाएगा। और 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। अगला देखिए, अगला है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनती है, अपक्रिया है। अब देख सकते हैं 2025 फिलहाल में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब इसमें क्या कहा है, जिंक की अपक्रिया किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यहाँ पे अगर देखिए अपक्रिया की बात किया जाए तो जिंक प्लस H2SO4 ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। अब यहाँ किया देखिए जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को बाहर करेगा, तो जिंक और सल्फेट मिल करके ZnSO4 का निर्माण करेंगे और बनेगा क्या हमारा हाइड्रोजन गैस, बाहर हो जाएगी। तो यहाँ पे जिंक ने हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया ना, तो इसका मतलब क्या होगा, कैसी अपक्रिया होगी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे विस्थापन अपक्रिया हो जाएगी। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, D नंबर, ठीक है, D नंबर सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है, बेरियम क्लोराइड है और इसकी अपक्रिया कराया जा रहा है सोडियम सल्फेट के साथ, तो बन रहा है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब कह रहा है कि रासायनिक अपक्रिया किस प्रकार की है, योग है या विस्थापन है या द्विविस्थापन है या अपघटन अपक्रिया है। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हो, योग का मतलब योगात्मक अपक्रिया या संकलन अपक्रिया भी इसी को कहते हैं, कि दो या दो से अधिक तत्व जब मिल करके एक उत्पाद बनाए तो योगात्मक होगा। यहाँ पे देखिए दो बन रहे हैं। विस्थापन में क्या होता है, एक क्या होगी धातु होती है, तत्व होता है, दूसरा क्या होता है यौगिक होता है, तब जाके विस्थापन में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को विस्थापित कर लेता है। तो ऐसा इसमें नहीं है। द्विविस्थापन की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए द्विविस्थापन, क्योंकि देखिए बेरियम किसकी जगह गया, बेरियम जो है सोडियम की जगह गया, सोडियम किसकी जगह गया, बेरियम की जगह। तो यहाँ बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना। तो इसका मतलब देखिए बेरियम और सोडियम दोनों ने एक दूसरे का क्या किया, स्थान बदल करके नए यौगिक का निर्माण किया है। इसका मतलब यहाँ पे कैसी अपक्रिया हो जाएगी, द्विविस्थापन अपक्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, कह रहा रासायनिक समीकरण, यहाँ पे रासायनिक समीकरण दिया गया है और इसमें दिया क्या है कि बेरियम क्लोराइड है और सल्फ्यूरिक अम्ल है। और इसके बाद देखिए दोनों की अपक्रिया कराए तो क्या बना, बेरियम सल्फेट ठोस अवस्था में है, HCl जलीय अवस्था में पाया जाएगा। अब यहाँ पे कैसी अपक्रिया है, योगात्मक है, निराकरण अपक्रिया है या अवक्षेपण अपक्रिया है या फिर क्या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बताइए।
बहुत अच्छे, सही जवाब। मिलते हैं 7.5 करोड़। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे समझना होगा, योगात्मक तो ही बताया गया कि जब दो या दो से अधिक तत्व यौगिक मिलकर के केवल एक उत्पाद का बनाते हैं, ठीक है, तो होता है योगात्मक। निराकरण, निराकरण तो बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अवक्षेपण की बात किया तो अवक्षेपण अपक्रिया पहले जानना जरूरी है कि देखिए अवक्षेपण अपक्रिया होती क्या है कि देखिए जिस अवक्रिया में जब कोई अविलेय पदार्थ विलयन में पूरी तरह नहीं घुलता और नीचे वो बैठ जाता है, तो जो नीचे बैठ जाता है उसे क्या कहते हैं? अवक्षेप। अवक्षेप के लिए एरो का चिन्ह हमेशा नीचे होता है, ठीक है। और देखिए यह जो पूरी घटना होती है, ये प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं? अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो बेरियम सल्फेट एक ठोस अवस्था में रहेगा और ये अविलेय रहेगा। कैसा रहेगा? अविलेय होगा, विलयन में ये घुलेगा नहीं। इसका मतलब कैसा अपक्रिया है? ये अवक्षेपण अपक्रिया हो जाएगा हमारा ऑप्शन सही, इनमें से कोई नहीं तो नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, वो पहले था लेकिन फिर भी देख लेते हैं। कह रहा है कि देखिए दी गई अपक्रिया SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसके बाद दोनों की अपक्रिया होती है, H2O जल बनता है और सल्फर बनता है। कह रहा है मैं अपचायक बताना है। देखिए अपचायक से पहले हमें जानना ये जरूरी है कि ऑक्सीकरण अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, H2S है। बाकी बैलेंस वाला भी हम नहीं कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे, बाकी देख लेते हैं। H2S है प्लस क्या है? S है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान देखिए, सल्फर के साथ पहले ऑक्सीजन था तो सल्फर डाइऑक्साइड था, ठीक है। इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया। और देखिए जब किसी यौगिक से पदार्थ से क्या होता है कि ऑक्सीजन परमाणु निकलता है, ऑक्सीजन का त्यागना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण, ठीक है। और देखिए जो ऑक्सीकरण की अपक्रिया जिसमें होती है या कहें जिसमें से ऑक्सीजन निकलता है, वो हमारा क्या कहलाता है? अपचायक कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए SO2 क्या बनेगा? अपचायक, ठीक है भाई। चलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे हमारा? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है, ये भी कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया FeCl3H2 प्लस H2O प्लस Y, फिर क्या दिया है? FeCl2, यहाँ पे दिया है आयरन क्लोराइड जल है, फिर Y अज्ञात मान है, और बनता क्या है आपस में इनकी अपक्रिया कराने पर? FeCl आयरन क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और क्या बना है? HCl। कह रहा है Y है, Y बताना है, Y क्या है? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, FeCl2 से बना क्या? FeCl3 से FeCl2 बना है। अब इसके बाद देखिए हाइड्रोजन के साथ क्या आया है? सल्फेट, SO4 लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि Y की जगह क्या होगा। अब देखिए सल्फेट SO4 हमें प्राप्त करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए सल्फर से सल्फेट बनेगा नहीं, H2S से सल्फेट बनेगा नहीं। इसके बाद बात कर दें क्लोरीन से, तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा। अब बचा कौन हमारा? ऑप्शन नंबर C SO2, तो यही हो जाएगा, ठीक है। तो Y की जगह क्या होगा? SO2, ठीक है। 2018 बोर्ड एग्जाम बाकी पूछा गया है। अगला देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है 2024 फिलहाल में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा निम्नलिखित अपक्रिया, अब यहाँ पे क्या दिया है? कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, कह रहा है इसको ऊष्मा दी जाती है या फिर गर्म किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। अब कह रहा है कि बताना है उदाहरण है, ये किस अपक्रिया का उदाहरण है? यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, एक ही यौगिक था और कितने भागों? 2 भागों में ये टूट गया है। अब यहाँ पे कैसी अपक्रिया है? विस्थापन है नहीं, द्विविस्थापन बिल्कुल नहीं है। अब गठन की बात किया जाए तो देखिए जब कोई पदार्थ या यौगिक, ठीक है, अपने अवयवी तत्वों में क्या होता है? टूट करके बढ़ जाता है ना, तो उसी को क्या कहते हैं? अपघटन या वियोजन अपक्रिया, इसी को कहते
है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। डी संयोजन का तो कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। अगला है, देखिए कह रहा है रासायनिक अपक्रिया कॉपर सल्फेट की अपक्रिया किसके साथ हो रही है? Fe लोहा के साथ। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? आयरन सल्फेट। ठीक है, और साथ में क्या बन रहा है? Cu कॉपर बन रहा है। अब बताना है कि कैसी अपक्रिया। देख सकते हैं 2024 बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए ये Fe ने क्या किया? Cu को बाहर किया, उसकी जगह ले लिया। अब यहाँ से हमें सीधा नजर आ गया कैसी अपक्रिया? संयोजन है नहीं, विस्थापन। अब यहाँ Fe ने क्या किया? Cu को बाहर कर दिया, विस्थापित कर दिया, तो कैसी अपक्रिया हो जाएगी? यहाँ पे विस्थापन। अपघटन मतलब टूट के अलग अलग छोटे छोटे भागों में बढ़ जाना, हुआ है नहीं। उभय अपघटन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो विस्थापन अपक्रिया हो जाएगी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है खाली जगह को गर्म करने पर O2 गैस मतलब ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। क्या गर्म करने पर? CO3। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर इसको क्या बनता है? CaO और CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके बाद देखिए ग्लूकोज को गर्म करने पर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं। इसके बाद देखिए अभी पिछली वीडियो में देखिए हमने बताया था कि देखिए यदि हम क्या करेंगे? PbNO3 का ओल्टवाइज, अगर इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे, और गर्म किया जाएगा तो ये टूटेगा किसमें? PbO लेड ऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। तो किसमें देखिए ऑक्सीजन निकलेगा? PbNO3 में ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगी? निकल जाती है। तो ऑप्शन पहला होगा नहीं, दूसरा होगा नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? सी नंबर, सोडियम कार्बोनेट बिल्कुल नहीं। ठीक है, 2025 फिलहाल में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। अगला है अवक्षेपण अपक्रिया। भी देखिए बताया गया कि अवक्षेपण अपक्रिया क्या होती है। अब यहाँ पे देखिए 4 क्या दी गई है? अपक्रियाएं दी गई हैं। इन अपक्रियाओं में बताना कि कौन सा अवक्षेपण अपक्रिया है। अभी बताया था ना कि जब कोई अभिलेय पदार्थ क्या होता है? विलयन में नीचे क्या होता है? बैठ जाता है। तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं? जो नीचे बैठता है उसे अवक्षेप बोला जाता है। नीचे बैठने वाले को अवक्षेप कहते हैं, और जो पूरी प्रक्रिया होती है, अपक्रिया होती है, उसी को क्या कहते हैं? अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेरियम क्लोराइड है, जलीय है, H2SO4 से अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? BaSO4 ठोस अवस्था में है और HCl जलीय अवस्था में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला ही हमारा हो जाएगा पीछे, क्योंकि अभी अभी किए हैं इसका उदाहरण, अभी अभी पीछे किए हैं। ठीक है, बाकी ये देखिए यहाँ पे क्या बना? जलीय है, ये भी द्रव अवस्था में जलीय है, और ये भी क्या है? जलीय है, द्रव है, गैस में हो ही नहीं सकता। Na2O ठोस अवस्था में है, लेकिन ये अवक्षेपण अपक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, कह रहा है देखिए अपक्रिया जिंक सॉलिड है, यस मतलब सॉलिड ठोस है। इसके बाद कॉपर ऑक्साइड सॉलिड है भी है, दोनों की आपस में क्रिया कराते हैं तो कॉपर और जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब इसमें कह रहा है कि CuS क्या है हमारा? इसको हमें क्या करना है? बताना है। अब यहाँ पे देखिए Cu की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए ZnCuO एरो का चिन्ह Cu प्लस ZnO है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें ध्यान से तो जिंक सिंगल था और ऑक्सीजन के साथ कौन था? कॉपर था। ठीक है, हाँ चलिए देखिए यहाँ पे जिंक की अपक्रिया किसके साथ हो रही है? CuO के साथ, और बन क्या रहा है? Cu और जिंक ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर और जिंक ऑक्साइड में अलग हो रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें पता करनी है, देखिए जिंक था, जिंक के साथ ऑक्सीजन आया, जुड़ गया। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? अपचयन होता है। क्या होगा? अपचयन। और इसके बाद Cu कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, और ये बचाया क्या? सिर्फ कॉपर बचाया, ऑक्सीजन निकल गया इसके साथ। ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीकरण अपक्रिया जिस
तत्व के साथ हो रही है या पदार्थ के साथ यौगिक के साथ हो रही है, वो हमारा क्या हो जाता है, अपचयित होता है। तो यहाँ पे देखिए Cu की बात किया जाए तो Cu क्या हो जाएगा हमारा, अपचयित। तो अब यहाँ पे देखिए जिंक, जिंक क्या अपचयित, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे CuO क्या हो जाता है, अपचयित हो रहा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा अपक्रिया HCl जलीय है, इसके बाद NaOH जलीय है, दोनों की अपक्रिया करा रहे हैं NaCl और H2O, जल का निर्माण हो रहा है। और 2025 बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। बाकी देखिए इसको कमेंट करके बताइए, थोड़ा पानी पी लें। हो गया, तो क्या है इसका ऑप्शन, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है HCl है, HCl अर्थात देखिए ये अम्ल है हमारा, ठीक है। इसके बाद NaOH, ये क्या है, क्षार है, NaOH क्या है, क्षार है। इसके बाद बना क्या है NaCl, NaCl हमारा क्या होगा, लवण, प्लस H2O जल है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कैसी अपक्रिया, देखिए जब अम्ल और क्षार की अपक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है। ऐसी अपक्रिया कौन सी होती है, अब गठन हो नहीं सकती है, उपचयन अपचयन कोई सवाल ही नहीं है, निराकरण कोई मतलब नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब, उदासीनीकरण अपक्रिया, ठीक है। चलिए 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। बाकी अगला देखते हैं। अब कह रहा देखिए अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात POP, POP के रासायनिक सूत्र की बात किया जाए तो इसका होता है CaSO4 × ½ H2O। ये होता है POP का रासायनिक सूत्र, ठीक है। अब अगर इसके रासायनिक नाम की बात किया जाए तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा, तो रासायनिक नाम भी जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए CaN तो कैल्शियम सल्फेट। अब इसके बाद 1/2 H2O है ना, तो इसे हम बोल सकते हैं अर्ध, अर्ध बोल सकते हैं या हेमी बोल सकते हैं, अर्ध या हेमी। और H2O के लिए क्या हो जाएगा, हाइड्रेट, ठीक है। तो ये रासायनिक नाम होता है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा हो जाएगा हमारा, ये तो बिल्कुल गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा, डी, ये हो जाएगा सही हमारा। देखिए ये भी हो सकता है, और तरीके से इसको लिखा जा सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। तो CaSO4 का 4 × H2O ये भी होता है किसका, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, ठीक है। बाकी देखिए 23 और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है शुद्ध जल का pH मान। अब यहाँ पे देखिए pH मान की अगर बात किया जाए थोड़ा सा ग्राफ में समझ लेते हैं। चलिए 7, ठीक है, इसके बाद 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, इधर 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। अब देखिए यदि pH मान 7 है किसी का, pH मान क्या है, 7 के बराबर, pH मान पावर ऑफ हाइड्रोजन, pH मान फुल फॉर्म इसका होगा पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो अब देखिए जब pH मान 7 होता है तो वह पदार्थ कैसा होगा, उदासीन होगा, ठीक है। अब देखिए यदि 7 से कम होगा, 7 से कम, 7 से थोड़ा भी कम हुआ, अगर 7 से थोड़ा भी क्या हुआ, कम हुआ, तो विलयन कैसा होगा हमारा, अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय। यदि 7 से अधिक है, 7 से अधिक है pH मान, ठीक है, तो वह विलयन कैसा होगा हमारा, क्षारीय होगा। कैसा होगा, क्षारीय, ये याद में रख लेना, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे शुद्ध जल का pH, जल की यदि बात किया जाए तो जल का pH मान कितना होता है, शुद्ध जल का
7 होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही। ठीक है, और काफी बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, देख सकते हैं 22 है, 23, 24 और 25 में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। देखिए अब यहाँ पे लेड नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र है ये भी काफी बार पूछा गया 22, 23 और 24 में। तो देखिए लेड नाइट्रेट की बात किया है, किसकी? लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट का सूत्र, लेड का देखिए संकेतांक होता है Pb, सीसा। आयन की बात किया जाए प्लस का 2 होता है, नाइट्रेट की बात किया जाए NO3 माइनस का 1 आयन होता है। अब देखिए जब भी इनसे सूत्र का निर्माण करेंगे, आयन एक दूसरे का क्या करेंगे? परमाणु रूप बना लेंगे। तो नाइट्रेट का आयन Pb के राइट साइड में जाएगा। अब 1 है, लिखो या ना लिखो। और इसके बाद देखिए नाइट्रेट NO3, तो इसमें 2 तत्व इसे ब्रैकेट में रखेंगे और Pb का जो आयन है उसके दाहिने तरफ जाएगा। तो लेड नाइट्रेट का सूत्र PbNO3 है कोई ऑप्शन में? तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत। अगला देखते हैं, बाकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखिए कह रहा एक तत्व के क्लोराइड का, देखिए क्लोराइड का सूत्र क्या है? MCl2। MCl2 ये कोई एक यौगिक है। अब कह रहा है कि इसके ऑक्साइड, इसके ऑक्साइड का मतलब यहाँ पे देखिए M क्या है हमारा? धातु होगा। ठीक है, और ये क्या है? अधातु है। अब देखिए अभी तक जैसे हम क्या करते थे कि आयन से सूत्र का निर्माण करते थे ना, तो यहाँ पे अगर हमें पता करना, देखिए Mg का अगर आयन पता हो जाए तो Mg में अगर आयन की बात किया जाए तो Mg का आयन यदि पता करना है तो उसके साथ लगे अधातु के परमाणु को देखिए। तो Mg, Mg नहीं M है। तो देखिए क्लोरीन के परमाणु 2 है, इसका मतलब ये किसका आयन बनाएगा? M का। तो M में हमें आयन मिलेगा कितना? 2। अब इसके बाद ऑक्साइड की बात किया। ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन कराना है, मतलब सूत्र का निर्माण करना है। तो देखिए दोनों में समान आयन है, खत्म है, क्या बनेगा? MO है कोई ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही जवाब। 23 में बाकी पूछा गया। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए Na2CO3 इंटू 10H2O का सामान्य नाम। अब देखिए बात करें Na2CO3 इंटू 10H2O, देखिए ये किसका सूत्र है? धावन सोडा का। किसका है? धावन सोडा का। ठीक है, अगर इसके रासायनिक नाम की बात किया जाए तो इसका रासायनिक नाम क्या बनेगा? तो देखिए Na से होता है सोडियम, ठीक है, CO3 से होता है कार्बोनेट, इसके बाद आ जाएंगे 10 के लिए डेका, 10 के लिए डेका यूज करते हैं, H2O के लिए हाइड्रेट। ठीक है, हाइड्रेट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या बताना था कि ये इसका सामान्य नाम, तो इसके सामान्य नाम की बात किया जाए तो धावन सोडा, और रासायनिक नाम की बात किया जाए तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा सही जवाब हमारा। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, कह रहा कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जस्ता चूर्ण से अपक्रिया से गैस निकलती है। कह रहा कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया किसके साथ? जस्ता अर्थात देखिए जिंक के साथ। तो जिंक की अपक्रिया हम तनु H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की बात किया है। तो अब देखिए जिंक क्या करेगा, चूंकि जिंक हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, या सक्रियता श्रेणी में बात करें कि जिंक क्या है, ऊपर रखी गई है। ठीक है, तो जिंक क्या करेगा? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। तो जिंक और सल्फेट मिलकर के ZnSO4 बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस क्या होगी? बाहर निकल जाती है। तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। पहला नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, ये काफी बार पूछा गया, ये भी है 22 में, 23 में और 25 में। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए एक विलयन लाल लिटमस को नीले में बदल देता है, इस विलयन के पीएच का संभावित मान
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है, लाल लिटमस पेपर को नीला। ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें अम्ल, तो अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को क्या करेगा, ये लाल करेगा, नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। ठीक है। और क्षार की बात किया जाए तो क्षार क्या करता है, लाल को नीला करता है, लाल को ये क्या कर, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। अब देखिए पीएच मान की बात किया जाए तो अम्ल का जो पीएच मान होता है, पीएच मान ये 7 से कम होता है। क्षार की बात किया जाए तो इसका पीएच मान 7 से अधिक। ठीक है। अब चलिए देखिए पीएच 7 से कम है या फिर ज्यादा, यहाँ पे क्या कहा है, लाल लिटमस पेपर को नीले में बदला गया, लाल को किस में बदला गया, नीले में बदला गया। इसका मतलब पीएच मान 7 से अधिक होगा। अब 7 से अधिक का मतलब देखिए कौन है, 8 है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। बाकी देखिए 1 है, 3 है और 6 है, ये तो बिल्कुल रंग हो जाएंगे क्योंकि देखिए ये अम्ल है। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जल को जीवाणु रहित करने में उपयोगी पदार्थ, अर्थात देखिए जल में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं ना, उनको नष्ट करने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये कई बार पूछा गया 17, 20 और 23 में। तो अब बात करें, देखिए जीवाणु को नष्ट करने के लिए जो यूज किया जाता है वो किसका होता है, ब्लीचिंग पाउडर का होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है। बाकी ब्लीचिंग पाउडर भी इसी को कहते हैं, इसी को कह सकते हैं विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। क्या कहेंगे, विरंजक चूर्ण। ठीक है। इसके सूत्र की बात किया जाए CaOCl2 होता है। अब अगर देखिए इसके रासायनिक नाम की बात किया जाए, इसका रासायनिक नाम होता है, देखिए कैल्शियम। अब यहाँ पे देखिए O के लिए ऑक्सी या फिर हाइपो, दो चीज यूज कर सकते हैं। तो कैल्शियम ऑक्सी या फिर हम बोल सकते हैं, या इसके लिए हाइपो भी ऑक्सी या हाइपो बोल सकते हैं। Cl के लिए क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है। तो ये रासायनिक नाम होता है, जानते चलेंगे, काम आएगा। ठीक है। तो बाकी जल में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं उनको मारने के लिए किस पदार्थ का यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा मेथिल ऑरेंज के साथ लाल रंग देता है। देखिए मेथिल ऑरेंज को लाल की बात किया है यहाँ पे, मेथिल ऑरेंज को लाल। अब यहाँ पे देखिए लाल कर रहा है ना, मेथिल ऑरेंज में क्या मिला दिया जाए कि उसका रंग लाल हो जाए। तो लाल करना, लाल से भी याद आया कि अभी देखिए क्या पढ़े थे, अम्ल, क्योंकि जो अम्ल होता है नीले को क्या करता है, लाल करता है। यहाँ पे मेथिल ऑरेंज को भी क्या करेगा, अम्ल जो होगा वो लाल रंग में परिवर्तित कर देगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा हमारा बी। ठीक है। बाकी नमक है, ये सोडियम क्लोराइड लवण है, कोई मतलब नहीं। और ये क्षार है तो गलत हो, ग्लूकोज तो बिल्कुल गलत। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या बनेगा। तो देखिए कैल्शियम फास्फेट की बात किया जाए तो देखिए कैल्शियम का संकेत होता है प्लस का 2 आयन। ठीक है। संकेत होता है Ca। अब फास्फेट की बात किया जाए तो PO4 होता है, इसमें आयन की बात किया जाए माइनस का 3 होता है। तो अब देखिए इनसे सूत्र का निर्माण करना, चेंज कर दीजिए, परमाणु रूप में बदल जाएंगे, ये आएगा यहाँ पे। तो Ca3 कैल्शियम का दाहिने तरफ जाएगा, PO4 का क्या बन जाएगा, ये होल ट्वाइस। ये हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट का सूत्र। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा कौन सा, सी। ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए धावन सोडा का रासायनिक नाम। अब धावन सोडा के रासायनिक नाम की बात किया जाए तो देखिए धावन सोडा, देखिए धावन सोडा का जो
सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2। ये होता है जली, क्योंकि इसमें जल के कुछ अणु क्या होते हैं, मिले होते हैं। अगर देखिए बात करें Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट होता है, ये निर्जल होता है जिसमें जल के अणु बिल्कुल नहीं होते हैं। इसको सोडा एस भी कहते हैं, सोडा एस भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इसके लिए अगर बात करें तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट पीछे पड़े बताया गया कि इसका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सोडियम कार्बोनेट, इसके सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, चार कोई मतलब नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? ठीक है, क्योंकि धावन सोडा की बात किया। अब यहाँ पे देखिए सोडियम ये निर्जल है और इसमें जल के कुछ अणु हैं, बस इतना ही फर्क है, बाकी नाम वही दिया जाएगा यहाँ पे भी कि सोडियम कार्बोनेट। और 2022 बोर्ड एग्जाम पूछा गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र। अब ब्लीचिंग पाउडर की बात करें, ब्लीचिंग पाउडर, देखिए ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है CaOCl2। या फिर यही बताया ना कि इसका नाम और क्या होता है, विरंजक चूर्ण होता है। रासायनिक नाम की बात क्या, कैल्शियम ऑक्सी या फिर हाइपोक्लोराइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा उदासीनीकरण अवक्रिया इनके मध्य होती है। 2021 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। अब कह रहा उदासीनीकरण अवक्रिया की बात करें तो उदासीनीकरण अवक्रिया में देखिए अम्ल की अवक्रिया किसके साथ, क्षार के साथ या फिर क्षारक कह सकते हो, कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, लवण बनेगा, प्लस क्या बनता है, जल बनता है। ठीक है, ये होता है उदासीनीकरण अवक्रिया। अब यहाँ पे कह रहा उदासीनीकरण अवक्रिया इनके मध्य होती है, मतलब देखिए क्या क्या इसमें भाग लेते हैं, तो अम्ल और क्षार या फिर क्षारक कह सकते हैं। तो जब अम्ल और क्षार की अवक्रिया कराते हैं तब जाकर के क्या बनेगा, लवण और जल बनता है। ठीक है, तब हम क्या कहेंगे कि वो उदासीनीकरण अवक्रिया है, क्योंकि लवण क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। अब कह रहा है धावन सोडा की प्रकृति। धावन सोडा की प्रकृति, प्रकृति का मतलब यहाँ पे है देखिए ये अम्लीय है या फिर क्षारीय है, ये बताना है हमें, या फिर उदासीन। ठीक है, ये बताना है। तो धावन सोडा, देखिए धावन सोडा अम्लीय नहीं होता है। ठीक है, धावन सोडा जो होता है ये क्षारीय होता है। कैसा होगा, क्षारीय। उदासीन तो होता ही नहीं, सबकी तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो धावन सोडा होगा हमारा प्रकृति में क्षारीय होता है। और देखिए देख सकते हैं कि 2021 और 25 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, दुर्बल अम्ल। अब यहाँ पे बात करें, देखिए दुर्बल अम्ल कौन सा है, अर्थात कमजोर अम्ल कौन सा होगा। देखिए ये है, देखिए हमारा कैसा अम्ल है, HCl। ये हमारा देखिए प्रबल अम्ल में आता है। ठीक है, बहुत ही घातक खतरनाक होता है, शरीर में पड़ने पर देखिए क्या करता है, जला देता है। तो ये बहुत खतरनाक होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद HCN हाइड्रोजन साइनाइड, ये होगा हमारा देखिए दुर्बल अम्ल। HNO3 की बात करें तो देखिए ये भी क्या है, प्रबल अम्ल में आता है, ये भी प्रबल अम्ल में, तो इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा बी। 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। अगला देख लेते हैं, 2021 का है। कह रहा क्षारीय विलयन का pH मान होता है, क्षारीय का ही बताया ना कि 7 से अधिक होता है, तो 7 से अधिक हो जाएगा, क्षारीय के लिए बात किया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक विलयन का pH मान 5 है या विलयन है। अब देखिए 5 है ना, यहाँ पे 7 से कम है, और 7 से कम होने के मतलब अम्लीय हो जाएगा, तो कैसा विलयन हो जाएगा, अम्लीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है H2S विलयन का pH मान होगा या फिर, अथवा में इसी में क्वेश्चन एक और दिया, कह रहा है कि अम्लीय विलयन का pH मान होता है, या फिर अथवा में एक और दिया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, pH मान होता है। ठीक है, H2S ये भी अम्लीय होता है।
ठीक है। बाकी ये तो अम्ल दिया ही है, H2SO4 ये तो अम्ल ही है। तो अम्ल का पीएच मान हमेशा क्या होता है, 7 से कम होता है, ये दिमाग में बात बैठा लीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कौन सा, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं और देख सकते हैं कि 16, 19 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। अम्लीय लवण की बात किया जाए तो ये देखिए उदासीन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए NaHSO4 अर्थात देखिए सोडियम बाइसल्फेट, तो ये है हमारा कैसा लवण है, अम्लीय लवण कहलाता है। ठीक है, और देखिए ये सोडियम सल्फेट ये बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन NaHSO4 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शून्य पीएच मान वाला विलयन होता है, शून्य अगर किसी विलयन का पीएच मान है तो कैसा होगा, अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए आज के दिन का ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है, 2024 में पूछा गया है। देखिए जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो क्या प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में करना है। आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए हमारे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर गुरुकुल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।